आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी चाहे भले इन बातों को मानता हो पर वह यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवारू समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ 2 वृतांत का वर्णन करूंगा, जिसको सुनने पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था, हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहां से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियां आदि थीं। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तुम जल्दी से जग कर अपने लिए टिफिन भी बना लेना, पर हाँ एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 तक हम लोग सो गए। हम दोनों हाल में ही सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हाल में 0 वॉट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट न हो इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थीं। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और चूंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का लगता है, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे अभी तो 3 भी नहीं बजा है और तूने जगकर खटपटा शुरू कर दिया। अरे ये क्या, इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आँख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तूने 2-3 मिनट पहले जगा था, तो वह बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हाल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हाल में पूरा प्रकाश था और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने में डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे और उस रात में अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुँचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हों। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ्लाइट तो कल है, तो आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अरे अब अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा?
मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा, वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे, पर सुबह हो गई है और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाजा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वे गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं ये हम लोगों को वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगे। ये बात काफ़ी पुरानी है, शायद 1991 से 1992 के लगभग की घटना है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करते थे। उनकी सर्विस 2 व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक की थी। उनकी प्रवृत्ति नास्तिक थी और उनकी पत्नी और बच्चे काफ़ी धार्मिक थे। उनके बीच में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना हो या कोई झांकी को, या फिर पड़ोस में किसी के भी यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम हो, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता या कोई ऊंचे साधु संतों का प्रवचन होता, वो तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती थी। यही बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावों में जाने से उनके दैनिक कार्यों में व्यवधान पड़ता था। मित्रों, बात भी सही थी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में अन्य कार्यों की। लेकिन दोस्तों, उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि जब भी वो किसी देव स्थान से गुजरते अपना सिर जरूर झुकाते थे। इसी से हमने ये बात नोटिस कर ली, ये अंदर से धार्मिक तो जरूर है, लेकिन इनके नास्तिक होने का काफी श्रेय इनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों न लाए हो, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर के मकान की बहुत लालसा रहती थी और भाग्य ने साथ दिया तो उनके होम लोन की दिक्कतें दूर हो गई और उन्होंने अच्छा सा मकान खरीद लिया। दोस्तों, अब यहाँ से बात शुरू होती है। उनकी पत्नी के कारण उन अंकल को पूजा पाठ और हवन शांति ग्रह प्रवेश को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले तो उन अंकल को भगवान की तस्वीरें लगाते ही किल से गहरा जख्म हो गया और खून की धार जमीन पर गिर गई। उनको साथ तान के आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए। वापस आए तो उनके साथ अजीब -2 बातें होने लगी। उनको रात में कभी 2 ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी 2 उनको नींद में ऐसा लगता कि किसी की आने की झपकी पड़ी हो। अब इस तरह उनको 2-3 महीने हो गए। फिर एक दिन और एक बात हुई, उन अंकल की तबीयत खराब हो गई। सब जांचें हो गई लेकिन कोई समस्या नहीं आई। लेकिन वो अंकल अपनी पत्नी से कहते कि मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है और मन भी खराब हो रहा है। वो अपनी पत्नी से बोलते, पता नहीं मुझे बार -2 ऐसा लग रहा है कि बहुत जी भरकर रो। दोस्तों, यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या बात हुई, कोई अपने आप क्यों रोएगा। लेकिन दोस्तों, जो मैंने सुना वही बता रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोले कि पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो, कहाँ सब चले गए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। दोस्तों, समय निकलता रहा। धीरे धीरे परिवार में सभी सदस्य उदास से और चुप रहने लगे। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने के लिए जाता तो यही कहता, उनके यहाँ तो जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मर गया हो और उसको जलाने की तैयारी में गए हो, और घुटन सी भी और रोने जैसी हालत हो जाती है। इसलिए हम तो वहाँ ज्यादा नहीं जाते हैं आजकल। दोस्तों, हम कहते हैं न कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। हम तो शायद ये उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल मानते हैं कि एक दिन एक सारंगी बजाने वाला, जिसको हम लोग कमली भी कहते हैं, उधर से गुजर रहा था तो उनके बच्चे बाहर ही बैठे थे। अचानक वो दरवाजे के पास आकर रुका और बच्चे को थोड़ी देर देखने के बाद कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। बच्चा अंदर जाकर बोला, मम्मी कोई मांगने वाला आया है, आपको बुलाने के लिए कह रहा है। उस बच्चे की मम्मी को देखकर सारंगी वाला बोला, बेटा तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना, इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। वो बोली, क्या दुर्घटना वाली है। वो बोला, तुम उसे रोक नहीं सकते, जो होना वो तो होकर रहेगा, हम उसे नहीं रोक सकते हैं, पर जितना जल्दी हो सके इस मकान को छोड़ दो, या फिर इस घर में गायत्री पाठ और दुर्गा सप्तशती का 9 दिन तक अखंड पाठ करा लेना, नहीं तो तुम यहाँ चैन से नहीं रह पाओगे और कुछ भी हो सकता है। वो सारंगी वाला चला गया। उसके थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराने की दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा, जो रोड के उस पार थी। तो वो बच्चा जब सामान लेकर आ रहा था तो उसको किसी स्कूटर वाले ने टक्कर लगा दी।
इत्तेफाक से बच्चे को भी साथ तान के आए। अब जब से वो सारंगी वाला बोल कर गया तब से वो घर में दहशत सी फैल गई। फिर उन आंटी ने वहाँ गायत्री पाठ और सप्तशती चंडी का पाठ कराने की सोच ली, लेकिन जब भी इसका नाम लेते तो उनके पति फिर से इन सभी चीज़ों को नकारते रहते। उनकी पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे एक तरफ कुआं एक तरफ खाए और बीच में शेर। एक तरह से देखा जाए तो जब भी इस घर के शुद्धिकरण की बात आती तो हमेशा नकारात्मक सोच ही उभर के आती थी। एक दिन उन अंकल के कोई रिश्तेदार वह मिलने आए जो भजन कीर्तन में व्यस्त रहते थे। उन्होंने भी जब वो जाने लगे तो वो बोले, तुम ये मकान जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर काफ़ी जनों की राय लेने के बाद उनको वो घर छोड़ना ही पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद वो आंटी एक बुजुर्ग महिला से बातें कर रही थी तो बातों बातों में उस मकान की जिक्र चला तो उन बुजुर्ग महिला ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की छत से गिर गई थी और जब दूसरा परिवार जब रहने आया तो एक दिन घर में कट फैलने से सात लोग एक साथ मर गए थे। ये घटना उन बुजुर्ग महिला के शादी के समय के आसपास की घटना था। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में 7 के आंकड़े का माजरा समझ के भी समझ नहीं आया, लेकिन इस किस्से में एक बात तो सही है कि बिना मुहूर्त और पूजा पाठ के कोई महत्वपूर्ण काम करने से क्या 2 अनहोनी हो सकती है। 2. यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि आंखों देखा सच है। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले, उसके बाद रिसोर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहाँ केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा। सब ने बारी बारी से गोता लगाया मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी। मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्तों मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर में मैं सामान्य था। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोलकर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी, हमारी बस जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी मार रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूँ, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, ज़रूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे मगर मुझको यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वह मेरा वहम नहीं था। 3. कहने को तो हम 2010 एक आधुनिक युग में जी रहे हैं जहाँ सिर्फ विज्ञान की बात होती है। यहाँ भूत प्रेत की बात करना अंधविश्वास कहलाता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था मगर एक हादसे के बाद मेरी सोच थोड़ी बदल गई। जून की गर्मी के कारण सबका जीना मुहाल था। हम सब कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल गए हुए थे, वहाँ जहाँ मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। मगर इस बार ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। गांव में एक कटे सर के आदमी के दिखने की अफवाह थी, पर हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन दोपहर को मैं नहर के किनारे बैठा था। गर्मी में ठंडी हवा के झोंकों का अलग ही मजा था। मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तभी कोई मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। मैं भी आधी नींद में उससे बातें करने लगा। बातों बातों में उसने मेरा अतीत बता डाला और फिर जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांस ही रुक गई। उसका सर नहीं था। एक पल में मेरी सारी नींद उड़ गई और वो आदमी भी गायब हो गया। मैं वहाँ से भागकर सीधा घर आ गया। उस दिन मेरी तबीयत भी खराब हो गई। जो मैंने देखा शायद वो मेरा सपना भी हो सकता है क्योंकि मैं आधी नींद में था। मगर जब भी वो घटना याद आती है मेरी रूह कांप जाती है। 4. मित्रों, आज हम फिर से राजस्थान की एक और रहस्यमय जगह में बारे में बताने जा रहे हैं जिससे लोग आज भी अनजान हैं।
रोडीसी के एक एपिसोड में हमने इस मंदिर के बारे में सुना तो हमने इस मंदिर के बारे में अलग अलग माध्यमों से गहन अध्ययन किया। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाम ढलते ही इस मंदिर के लोग आसपास भी नहीं भटकते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि रात ढलते ही जो भी इंसान यहाँ रुक जाता है वो पत्थर की मूर्त में तब्दील हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई इसके बारे में स्थानीय लोग या आप खुद जाकर पता लगा सकते हैं। इस मंदिर के इस रहस्य के बारे में जानने से पहले हम आपको इसका इतिहास बताते हैं। केराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गाँव स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इतिहासकार इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, लेकिन 900 वर्ष से वीरान इस मंदिर की तरफ अभी तक इतने लोगों का ध्यान नहीं गया, जिसके कारण ये मंदिर गुमनामियों के अंधकार में छिपा हुआ है। इस मंदिर में रही 5 बड़े मंदिरों की श्रृंखला भूकंप से ध्वस्त हो गई थी। यहाँ पर 2 मंदिर है, जिसमें से एक शिव जी और दूसरा विष्णु जी का है। इस मंदिर पर बनी पत्थर की कलाकृतियां आपको प्राचीन समय की याद दिला देती है। तो मित्रों, इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर से जुड़े रहस्य से आपको रूबरू करवाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार आज से 900 साल पहले केराडू में परमार वंश का राज था। उस समय एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने आगे और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वो बिना शिष्यों को बताए एक रात यहाँ से निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद वो सारे शिष्य बीमारी से ग्रसित हो गए। गाँव के किसी भी इंसान ने उनकी मदद नहीं की, केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। साधु घूमते घामते फिर से उसी जगह पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों की कमजोर हालत को देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान के लिए दया नहीं वहां मानव जाति का विनाश है, और ये कहकर उन्होंने पूरे गांव वालों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूता रखा और शाम ढलने से पहले बिना पीछे मुड़े गाँव से चले जाने को कहा, लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वो भी पत्थर की मूर्त बन गई। नजदीक के गाँव में आज भी उस कुम्हारिन की मूर्त आज भी है। इस श्राप के बाद सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता और जो रहता है वो पत्थर बन जाता है। हालांकि ऐसी ने इस जगह को अभी तक कोई प्रमाण देकर सुरक्षित नहीं किया हो। इस विज्ञान के युग में आप इन बातों पर कितने प्रतिशत विश्वास करते हैं हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में रहस्यमयी साधुओं द्वारा दिए श्रापों से भगवान भी अछूते नहीं रहे तो इंसान की क्या मजाल है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन वर्तमान में ना साधुओं का अस्तित्व है और ना ही इतनी आस्था शेष रही। बच गए बस ये खंडहर जो उनकी कहानी बयां करते हैं।